नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में भी जो एक गुलामी बनी हुई है लाल रंग की, वो अब जल्द से जल्द हटती हुई दिखाई दे और अब आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें ग्रीन कलर का वास हो और आगे यहाँ से अगला जो एक साल है वो आपके लिए बेहतरीन रहे। हमारे साथ इस साल को बेहतरीन बनाने के लिए और जो कश्मकश है, जो दिक्कतें हैं, उन सभी दिक्कतों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र श्रीराम सर, फंड मैनेजर हैं बड़ौदा पीएनबी बीएनपी से। जितेंद्र सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। या जितेंद्र सर, आपके सभी व्यूअर्स के लिए एक हार्दिक इंडिपेंडेंस डे की बधाइयाँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। जितेंद्र सर, इस समय मार्केट में लोग दो चीज़ों से परेशान हैं, ट्रम्प और टैरिफ। ये दो चीज़ें हट नहीं रही हैं और इसकी वजह से लोग कन्विक्शन के साथ ना ट्रेड कर पा रहे हैं, ना ही वो पोर्टफोलियो को कुछ बाय कर पा रहे हैं। आपकी क्या एडवाइस है सर इस समय एक निवेशक के तौर पे छोटे निवेशकों के लिए, और ऑफ कोर्स जो म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, एसआईपी के मोड में जाते हैं, उन निवेशकों के लिए? थैंक यू विवेक जी। सो बेसिकली अभी जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऑब्वियसली एक अनसर्टेनिटी बहुत अधिक है, क्योंकि आज के तारीख में ये समझ में नहीं आता कि इवेंचुअली कहाँ टैरिफ सेटल होंगी, या जो एडिशनल 25% इंडिया पे लगाई गई है फॉर फॉर आवर प्रॉक्सिमिटी विथ रशिया वगैरह, वो कैसे पैन आउट होगी। मेरे हिसाब से ज्यादातर इन्वेस्टर्स को अभी थोड़ा लोकल फोकस ज्यादा रखना चाहिए, जैसे आपके सेक्टर्स हुए, जैसे बैंकिंग हुआ, या फिर कुछ कुछ कमोडिटीज हुए जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट हुआ, या फिर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, जिसमें टैरिफ का प्रभाव कम रहता है। तो मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, रादर देन उन सेक्टर्स में ध्यान देने के जिसमें ज्यादा फॉरेन का मतलब इंटरफेरेंस ज्यादा रहेगा। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से लोकल फोकस थोड़ा अधिक रखना चाहिए अभी के लिए। तो लोकल फोकस में सर, अगर मैं कुछ एक सेक्टर्स की बात करूं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, डू यू सी कि ये एक लोकल सेक्टर है जहां पर कि एक्सपोर्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं? आई वुड एग्री कि इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर आप देखेंगे तो काफी जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है वो तो अधिकतर लोकल ही रहता है। हालांकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की ओर जाएंगे तो हो सकता है कि एक स्मॉल कंपोनेंट जैसे 10%, 20% उनकी एक्सपोर्ट्स की रेवेन्यू होगी, लेकिन उसमें भी कितना यूएस लिंक है और उसके हिसाब से कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो हर एक स्टॉक को इंडिविजुअली देखने पे ही मालूम पड़ेगा। बट आई वुड से एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी लार्जली लोकल, क्योंकि इसके जो ड्राइवर्स रहते हैं वो हमारे खुद की केपेक्स प्लान पे रहता है, वेदर इट इज डिफेंस एरिया और वेदर इट इज रोड, रेलवेज या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड डिमांड हो। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा प्रभाव उसका पड़ता नहीं है वैसे। ठीक है सर। जितनी भी हमारी अभी तक बातचीत हुई है, मतलब प्रीवियसली जितने भी मैं फंड मैनेजर से बात किया, सो ऑल वर बुलिश ऑन द डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम। आप भी डोमेस्टिक प्ले पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि जो हमारी एफएमसीजी कंपनीज हैं या जो डिस्क्रिशनरी जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है, लाइक पेंट्स, होटल एंड जो भी इससे जुड़े हुए रिलेटेड सेक्टर्स हैं, यहाँ पर आप कितना बुलिश हैं, कंसीडरिंग कि अगर हमारे पर टैरिफ हायर साइड पर रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड, अनसर्टेनिटी अभी 2-3 महीने नहीं हटती है, हम 25 के साथ भी अगर हमें जीना पड़ा, आई एम नॉट कंसीडरिंग कि 50% आ रहा है, 25 के साथ भी, क्या आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी में एक डाउन साइकिल या एक स्लो डाउन थोड़ा हमें फील करना पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट कंजम्पशन पर भी पड़ेगा? जैसे हम लोग एक सबसे पहले मैं आपका लास्ट जो भाग था क्वेश्चन का उससे चालू करता हूँ। अगर हम इंडिया का जो जीडीपी का जो ब्रेकअप रहता है वो लेते हैं, तो हमारी जो एक्सपोर्ट इंटेंसिटी है वो काफी कम है। मतलब 10% के आसपास हमारी एक्सपोर्ट इंटेंसिटी रहती है। उसमें भी यूएस का जो पलड़ा है वो लगभग 15-20% के आसपास उस बिल्कुल, 10% की रहती है। तो बिल्कुल। ठीक है, अगर आप समझ लीजिए 20-25% हमारे टैरिफ रहती भी है, मेरे हिसाब से इसमें 10-20 बेसिस पॉइंट से ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए जीडीपी ग्रोथ में। उतना ठीक है। फर्क जरूर पड़ सकता है, क्योंकि यूएस एंड ऑफ द डे दुनिया की सबसे
बड़ी इकोनॉमी है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट एट द मार्जिन इंडिया लार्जली एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो जो आपने शुरुआत में बात छेड़ी थी ऑन से एरियाज ऑफ कंज्यूमर जो हमको पसंद है या नहीं पसंद है, इसमें अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो दो तीन चीजें हैं। एक है आपकी जो कंज्यूमर स्टेपल्स जो हम बोलते हैं, जो एफएमसीजी वगैरह आती हैं। एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें आपके ऑटो सेक्टर और ये सब आते हैं, और जो लेजर एरियाज हैं जैसे होटल्स वगैरह हुए, ये सब है। हम्म। और लास्टली एक है कंज्यूमर सर्विसेज की, जिसमें आपके जो रिटेलिंग हुआ या आपके जो क्विक कॉमर्स हुआ, ये सब आते हैं। अगर मैं इनको ब्रॉडली रैंक करूं तो हम लोग कंज्यूमर सर्विसेज पे सबसे अधिक पॉजिटिव हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जिसपे हम लोग काफी पॉजिटिव हैं। ओके। कंज्यूमर स्टेपल्स की जो लास्ट बात करें, उसमें बेसिकली क्या है, अभी तक वॉल्यूम ग्रोथ उतनी अधिक नहीं आ रही है, उतनी मात्रा में नहीं आ रही है जितने में हम लोग उस वैल्यूएशन में उतना ज्यादा पॉजिटिव हो पाए। तो जो एफएमसीजी वाला एरिया है उसमें हम लोग थोड़े कम पॉजिटिव हैं, बहुत सिलेक्टिवली पॉजिटिव हैं। वेरएज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर सर्विसेज में हम लोग अधिक पॉजिटिव हैं। और इसमें दो तीन और कारण भी है। एक तो आपका जो मैडम एफएम ने जो टैक्स ब्रेक अनाउंस किए थे बजट में, वो एक है। दूसरा आपका आरबीआई ने जो पॉलिसीज की है उसकी वजह से जो ब्याज की दरें कम हुई हैं, उसका भी एक फायदा होगा। और तीसरा ये है कि ये भी याद रखिए कि 1 जनवरी 2026 से आपका 8th पे कमीशन भी लागू होता है। हालांकि वो हो सकता है एक दो क्वार्टर डिले भी हो जाए लागू होने में, लेकिन एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उसके चलते फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उसके चलते फिर पीएसयू एम्प्लॉयज, इनका भी थोड़ा बहुत फायदा होगा। तो वो सब एक तरह से एक लॉन्ग टर्म कंजम्पशन बूस्टर है जो हम लोग को अगले 18-24 महीने में दिख रहा है। तो उसका फायदा ज्यादातर हम लोगों ने जब पिछले बार भी देखा, 7th 6th पे कमीशन वगैरह में, इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत टू व्हीलर 4 व्हीलर डिमांड में आता ही आता है। तो वो दोनों एरियाज हमको ज्यादा पसंद है। ठीक है सर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग पर ही हमारे हिट किया है। डू यू सी एनी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द सर्विस सेक्टर लाइक आईटी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं कि देखिए 6 महीने से वो जनवरी से आए राष्ट्रपति बने हुए हैं, उन्होंने एक बार भी रशिया से क्रूड ऑयल को लेकर मुद्दा नहीं उठाया। और जब उनके ईगो पर थोड़ा सा पॉइंट लगा तो उन्होंने अचानक से ये रशियन क्रूड को टच किया। अगर ये टैरिफ डील नहीं होती है फिलहाल के लिए 25% पर ही हमें रहना पड़ता है, और डोनाल्ड ट्रंप की हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर में उनका कंट्रीब्यूशन था, तो क्या वो लगता है कि वो हमारी सर्विस सेक्टर को भी हिट करना शुरू करेंगे? खासतौर से हमने एक बार देखा था कि जब इंडियन आईटी पर हिट किया था तो उनके खिलाफ बहुत सारे लॉ सूट्स शुरू हो गए थे अमेरिका में। आपको वो लगता है? टैरिफ का रिस्क कम लगता है, लेकिन इसमें ये जरूर हो सकता है कि कुछ कुछ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस की वजह से थोड़ा बहुत हम लोग को क्रैम्प फील किया जा सकता है। जैसे कि H1B का रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है, वीजा रेस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। वो सब टाइप की चीजें हो सकती हैं जो कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मेरे को उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं लगता है। और दूसरा जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि जैसे अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया कि वो अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन को मीट करेंगे। एटलीस्ट दोनों तरफ से एक तरह का ये इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि एक तरह का सोल्यूशन पाए ये यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस के बाद दे आर आल्सो टॉकिंग कि अगर हो सकता है कि एक 3 वे का समिट भी हो सकता है जहां यूक्रेन को भी इन्वॉल्व किया जाए। अगर ये होता है तो दूसरा 25% जो हम पे लगा रशियन की वजह से, वो मेरे ख्याल से हटने का ज्यादा उम्मीद है। मेरे हिसाब से सर्विसेज का रिस्क बहुत कम है, हालांकि ये सब टाइप की क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। ठीक है। सब 25 अगस्त को उन यूएस का एक डेलीगेशन आ रहा है इंडिया में जो कि बातचीत करने के लिए क्या उम्मीदें कर सकते हैं कि हमें अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी टैरिफ लगा दिए हैं तो हम प्रेशर में कोई एक मिनी डील कर डालें उनके साथ? मेरे हिसाब से देखिए, काफी चीजों में जैसे इंडिया के पास काफी कुछ है ऑफर करने को। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कि आप थोड़े से वरीड रहेंगे, जैसे कि हमारी फार्म कम्युनिटी काफी बड़ी है, और
गरीब भी है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत अमीर कम्युनिटी है कि हम लोग उसको पूरा एक्सपोज कर दे। तो हो सकता है कि हम लोग थोड़े से प्रोटेक्शन में रहें ऑन एरियाज लाइक डेयरी फार्मिंग हुआ, या फिर कुछ एरियाज ऑफ फार्मिंग हुआ जहाँ पे यूएस बड़ा प्रोड्यूसर है, लाइक कॉर्न हुआ या सोया हुआ या कुछ कुछ। सो कुछ कुछ एरियाज में हम लोग थोड़े से मतलब केयरफुल रहेंगे कि इनमें टैरिफ थोड़ा मतलब गार्डेड रूप में ही हटा सकते हैं हम लोग। पर ये जरूर है कि कुछ जैसे हम लोग काफी कुछ ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इंडिया आज की तारीख में कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती नहीं है। हम लोग या तो बोइंग या एयरबस से ही लेते हैं सब चीजें, या फिर कुछ ड्रोन्स हुए या कुछ जो भी चीजें हुई इन सब। सो आई थिंक एक तरह से अगर डोनाल्ड ट्रम्प जी का अगर मेन जो एरिया है कि मेरे को ट्रेड डेफिसिट घटाना है, इंडिया मेरे ख्याल से काफी कुछ ऑफर कर सकता है टेबल में कि मैं आज की तारीख में अगर 40-45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, मैन्युफैक्चरिंग डेफिसिट, मैं इसका पाथवे आपको दिखाऊं कि ये मैं कैसे इसको कम करके 30 या 25 बिलियन तक ले जा सकूं 2 साल में। और उसके लिए हम लोग जो भी कमिटमेंट देना हो कि हम लोग इतना बोइंग के इंजन्स खरीदेंगे, बोइंग के एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, या जीई के इंजन्स खरीदेंगे, या फिर हम लोग जो भी चिप्स वगैरह खरीदेंगे ताकि हमारी ट्रेड डेफिसिट्स में सुधार आ सके, वो चीजें आई थिंक वो डेफिनेटली ऑफर कर सकते हैं। एंड वो एक तरह से देखिए, हर एक पॉलिटिशियन को अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को भी ये दिखाना होता है कि मैंने क्या अचीव किया, उनको भी कुछ डिलीवरेबल्स होगा। तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बिग प्रॉब्लम। तो हम लोग हो सकता है कि कुछ कुछ चीजों में थोड़े अड़े रहें कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को उतना एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, बट आई एम श्योर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग थोड़े बहुत स्वीट डील्स दे सकते हैं उनको। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम उनको स्वीट डील दे सकते हैं। सर, एक चीज़ और, काफ़ी निवेशक परेशान है क्योंकि लास्ट सितंबर से उन्होंने कुछ भी रिटर्न नहीं कमाया। एक होप बनी थी अप्रैल के बाद, जब जून तक का हमने एक मिनी रिकवरी देखी, लेकिन उसके बाद जितनी वो रिकवरी आई थी वो जुलाई से फिर फेड आउट हो गई। इफ़ आई कंपेयर इंडियन मार्केट विज ग्लोबल मार्केट्स, तो डाउ ने इस पूरे अभी तक 2025 में करीब 12.5 करीब 6% का रिटर्न दिया। नेस्डेक ने 12.5% का रिटर्न दिया। यूरोपियन मार्केट में अगर देखें तो जर्मनी 21% पर है, फ्रांस यूके का मार्केट करीब 11% का रिटर्न देकर बैठा है। जापानीज़ मार्केट ने 10%, हैंसेंग ने करीब 30.5% का रिटर्न दिया इन 2025 सो फार। कोस्पी साउथ कोरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट जिसने कि 34% का रिटर्न दिया। शंघाई जैसा मार्केट जहां पर 13% का रिटर्न आया, और इंडियन मार्केट केवल 4% के रिटर्न के साथ है। लगता है कि सर टैरिफ डील होते ही हम टॉप ऑफ द टेबल पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से देखिए, टैरिफ में ना जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं, क्योंकि अभी तक मैन्युफैक्चरिंग पे ही ये सब जो मेन इश्यूज है वहां पे, मेरे ख्याल से हाई मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग जैसे आपका फार्मास्यूटिकल्स हुआ वगैरह, उसमें मेरे ख्याल से बहुत कम ही फर्क पड़ेगा। आई थिंक वी शुड बी एबल टू ग्रो देयर। थोड़ी बहुत जो कमोडिटी एक्सपोर्ट्स रहती है हमारी, जैसे कि मेरीन प्रोडक्ट्स हुआ या डायमंड पॉलिशिंग हुआ, उनमें थोड़ा फर्क पड़ सकता है। बट उसमें देखिए मार्केट का जो वेटेज है इन सब चीजों का वो काफी कम है। तो मार्केट को फ्रैंकली मेरे को टैरिफ से बहुत ज्यादा धक्का लगते हुए नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आपने जो बात छेड़ी है वो सही है, क्योंकि पिछले 1 साल में डेवलप्ड मार्केट्स एक्चुअली हैव डन अ लिटिल बेटर देन डेवलपिंग मार्केट्स। और चाइना खासकर, उसने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस भी अनाउंस किया था लास्ट अक्टूबर में, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत चाइना मार्केट में भी सुधार आया है। तो मेरे हिसाब से ये कारण थे कि बाकी मार्केट पिछले 1 साल से, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना पिछले 3 साल से कुछ किया भी नहीं था, तो उसके वजह से 3 ईयर रिटर्न में देखेंगे इंडिया वुड स्टिल बी बीटिंग चाइना। लेकिन नियर टर्म में बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस वगैरह चाइना हैज डन बेटर। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी सबसे बड़ी जो चीज है ना वो ये है कि हमारी अर्निंग्स में रिकवरी आनी चाहिए। जो अभी तक फर्स्ट क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे, तो फ्रंट लाइन वी आर होवरिंग जस्ट बिलो 10%। हम लोग की जो अर्निंग्स ग्रोथ अभी तक जो कैलकुलेट हमने की है वो आ रही है तकरीबन 8-9% की आ रही है। और अगर हम लोग ब्रॉड बीएसई या एनएसई 500 की भी देखें तो वो जस्ट अबाउट द डबल डिजिट मार्क आ रही है। मेन चीज ये है कि हमारी जैसे जैसे अर्निंग्स रिकवर होगी, और वो मेरे ख्याल से आना चाहिए आपका फेस्टिव सीजन के साथ, विच शुड बी अबाउट द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। तो अक्टूबर टू दिसंबर सीजन से आई थिंक हमारी अर्निंग्स में भी पिकअप आना चाहिए, क्योंकि एक तो फेवरेबल बेस इफेक्ट भी है और उसके अलावा ये टैक्स ब्रेक्स और ये सब चीजों का भी फायदा आना चाहिए। तो दैट शुड हेल्प अस इन हेल्पिंग ग्रो आवर अर्निंग्स, क्योंकि जब तक आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं रहेगा तो बाकी चीजें उसके आगे फिर सही नहीं हो सकती है। सर, जब हम अक्टूबर मंथ में जाएंगे
तो उस समय हमारी Q2 की अर्निंग शुरू हो जाएंगी। अब Q1 की अर्निंग्स तो हमारी ऑलमोस्ट एंड पर है। Q2 की अर्निंग जब आ रही होंगी, क्योंकि ये जो क्वार्टर रहा, एक तो सिक्लिकल बहुत होता है, मॉनसून का इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स पर पड़ता है, दूसरा टैरिफ का इम्पैक्ट इस पूरे क्वार्टर में हमें झेलने के लिए पड़ा। तो आउटलुक Q2 का ज़्यादातर मैनेजमेंट कमेंट्री भी बोल रही है कि Q3 से ही उनको कुछ सर्टेनिटी दिख रही है, Q2 में नहीं दिख रही है। तो एक तरफ हमारे Q2 के रिजल्ट होंगे जो कि शायद वीक साइड पर होंगे, और Q3 का आउटलुक जो होगा हमारे साइड पर पॉजिटिव होगा। तो हम किस तरफ जाएंगे, मतलब हमें आउटलुक को पकड़ना है उस समय या रिजल्ट्स को देखना है? मेरे हिसाब से देखिए Q2 में ना बेस इफेक्ट का भी थोड़ा बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि अगर आप याद करेंगे पिछले साल हमारा Q2 में जीडीपी ग्रोथ सबसे कम आया था, यस, यस। 5.4% के आसपास आया था, जो कि हमारी लो पॉइंट थी। मेरे हिसाब से उस लो पॉइंट पे हम लोग इस बार बेटर अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकते हैं। हालांकि इट मे नॉट गो अप टू द लेवल ऑफ से मिड टीन्स और समथिंग, मे बी वी विल जस्ट क्रॉस द डबल डिजिट लेवल, बट मेरे ख्याल से बेस इफेक्ट Q2 से ही थोड़ी फेवरेबल होगी। हालांकि जो सॉलिड रिकवरी जो हम लोग बात करते हैं, जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ में थोड़ी एक्सेलरेशन आएगी, वो शायद Q3 से होगा। तो एक तरह से आउटलुक को ही ज्यादा देखना पड़ेगा। और दूसरा एक और चीज याद रखिए कि अराउंड अक्टूबर नवंबर मार्केट विल टिपिकली डू इट्स रोल फॉरवर्ड ऑल्सो, क्योंकि मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो सब मार्च 26 से हट के मार्च 27 पे ज्यादा ध्यान देने बिल्कुल। लगेंगे, विच इज द 1 ईयर फॉरवर्ड है। और राइट। उस पे मार्केट भी थोड़ा बहुत सस्ता भी लगने लगेगा। तो मेरे हिसाब से जो रियल रिकवरी मार्केट में आनी चाहिए वो फेस्टिव सीजन के साथ आएगी। तो सर हम नए हाई से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जापान का मार्केट, अमेरिका का मार्केट, दुनिया भर अपने ऑल टाइम हाई को एंजॉय कर रही है और हम उनको दूर से देख रहे हैं। क्या हम इस फेस्टिव सीजन में ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम भी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर नहीं तो कम से कम उसके आसपास आ सके? अगर आप प्योर वैल्यूएशन और अर्निंग्स के हिसाब से सोचें तो वैल्यूएशन हमारी अभी बिल्कुल 5 ईयर 10 ईयर एवरेजेस के पास है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एक्सपेंसिव है और हम लोग हाई को तोड़ नहीं सकते। मेरे ख्याल से जैसे जैसे अर्निंग्स आने लगेगी एंड मार्केट स्टार्ट्स ट्रैकिंग दीज अर्निंग्स, मेरे हिसाब से तो अगले 2 क्वार्टर के अंदर वी शुड बी एबल टू टेस्ट आवर न्यू हाइज अगेन, बिकॉज आगे चल के हमारा जैसे जैसे मार्केट आपका 1 साल का रोल फॉरवर्ड भी करेगा, मेरे हिसाब से इट शुड स्टार्ट लुकिंग मच मोर अट्रैक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रियली ग्रेट टू हेयर सर कि अगले हम 2 क्वार्टर में हम नए हाइस की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज इन दिस सिचुएशन जहां पर कि लोग टैरिफ से परेशान हैं, अपने पोर्टफोलियो के रेड कलर को देख देख के परेशान हैं, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द रिटेलर्स। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो एक डेटा पॉइंट्स के साथ आपने जो पूरा हर सेक्टर का बताया। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में फंस गए हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, जिनका कि एक्सपोजर एक समय पर लोग मान रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा फेवर का सेक्टर रहेगा, क्योंकि वियतनाम और जो फिलीपींस वगैरह के जो कंट्रीज़ हैं उन पर हाई टैरिफ है, और इंडिया अपनी जो अच्छी फ्रेंडशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके साथ 15% या 10% टैरिफ बेसलाइन ले आएगा और उसका फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन उल्टा पड़ गया ये पासा और सारे शेयर उल्टे हो गए। अभी एक्सपोर्ट वाले शेयरों में क्या राय देंगे आप? मेरे हिसाब से देखिए, एक्सपोर्ट्स में सर्विसेज शुड बी ओके, फार्मा शुड बी ओके, लेकिन जो स्लाइटली लो मार्जिन सेक्टर्स है, जैसे मैंने पहले वो बात की थी, टेक्सटाइल्स हुआ, डायमंड पॉलिशिंग हुआ या मेरीन प्रोडक्ट्स हुए, मेरे ख्याल से उधर थोड़ा केयरफुल ही रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे इतना मार्जिन का बफर है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा स्कोप है टू हैंडल अ डिफरेंशियल टैरिफ। प्रॉब्लम जैसे आपने कहा पहले ये था कि हम लोग टैरिफ स्लाइटली लोअर, अभी क्या है, हम लोग लगभग लगभग 10% अधिक टैरिफ है। और मैं रशिया को तो गिन ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज राइट। रशिया आई ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कि होपफुली इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स हमारा वो वाला जो टैरिफ है वो हट भी जाएगा, क्योंकि रशिया एंड यूएस विल इटसेल्फ आयरन आउट डील। उसके बाद कोई तुक नहीं बैठता कि हम लोग इंडिया पे एक 25% टैरिफ लगाए बैठे रहे एक्स्ट्रा वाला। तो मेरे हिसाब से लोअर मार्जिन एरियाज में से में थोड़ा केयरफुल ही रहना चाहिए। ठीक है सर। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जितेंद्र सर, और बहुत कुछ क्लैरिटी हमें मिली सभी सेक्टर्स को लेकर और मार्केट को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो ये थे जितेंद्र सर, जिन्होंने कि सबसे अच्छी बात जो कही इस मार्केट में कि देखिए अक्टूबर से अर्निंग की रिकवरी आपको फेस्टिव सीजन की वजह से मिलने लगेगी। वो Q2 की
थोड़ा बेस इफेक्ट की वजह से मिलेगी और Q3 से हमें ऑलरेडी मिलेगी। उस समय तक हमें टैरिफ की क्लैरिटी भी आ जाएगी और मार्केट अब नए हाईस के लिए तैयार होगा अगले 6 महीने में। तो आप तैयार हो जाइए और ये एक अच्छी खुशखबरी हमें एक बड़े सीनियर फंड मैनेजर्स की तरफ से मिली है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।